नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की। आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति की। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय चुनाव आयोग ने 16 मार्च को घोषणा की थी कि अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं और 60 सदस्यीय विधानसभा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दोनों लोकसभा सीटें जीत ली थी और विधानसभा में भी भाजपा ने 41 सीटें जीती थी, तो जेडीयू ने भी 7 सीटें जीती थी। एनपीपी ने 5, कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की थी। पीपीए ने 1 सीट जीती थी और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी। भाजपा ने सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है इस बार, और अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल पूर्व सीट के लिए तापिर गाओ को अपना उम्मीदवार बना दिया है। एनसीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश चीन से सटे होने के कारण सामरिक महत्व भी रखता है। अरुणाचल पश्चिम में भूटान से, तो पूर्व में म्यांमार से, उत्तर तथा पूर्वोत्तर में चीन से, तो वहीं दक्षिण में असम राज्य से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के लिहाज से अरुणाचल पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। साल 1947 के बाद अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर सीमावर्ती एजेंसी यानी नेफा का हिस्सा बन गया। साल 1962 में चीन के हमले के बाद से ही इस क्षेत्र का नीतिगत महत्व बढ़ गया। छठे दलाई लामा का जन्म भी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में 2 संसदीय सीटें आती हैं और यहां पर भी चुनावी माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने की है, जबकि कांग्रेस यहां पर अपना खोया हुआ जनाधार फिर से वापस पाना चाहती है। तो आज जिसे कहते हैं ना कि भारत में सूर्योदय होता है, तो वो पूर्वोत्तर के अरुणाचल से होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कुछ आंकड़े आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या कुछ अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए आंकड़े हैं। हमारे दोनों खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल आंकड़े देखिए। कुल जनसंख्या 13.84 लाख, पुरुष 7.13 लाख और महिला 6.69 लाख। ये साल 2011 की जनगणना के मुताबिक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर जनगणना हुई नहीं, उसके आंकड़े आए नहीं हैं, इसीलिए ये उसी समय के आंकड़े हैं। अब देख लीजिए साक्षरता दर। जो राष्ट्रीय औसत है वो हम जानते हैं कि 72.98 है। अरुणाचल में ये थोड़ा कम है, 65.38, जिसमें पुरुष 72.55 और महिला 57.70% साक्षर है। और कुल मतदाताओं की संख्या देख लीजिए 8.86 लाख। ये जनवरी 2024 के आंकड़े हैं, जिसमें थोड़ा सुधार हो सकता है। पुरुष 4.37 लाख और देखिए बड़ी बात, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 4.49 लाख और 5 मतदाता थर्ड जेंडर के भी वहां पर हैं। प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी यानी कि कांग्रेस और एनपीपी। एनपीपी के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो पीए संगमा हुआ करते थे, पहले कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी और पूर्वोत्तर में इनकी पार्टी कई राज्यों में चुनाव अभी भी लड़ती है। अब तो पीए संगमा नहीं है, लेकिन उनकी ये पार्टी अभी भी है और उनकी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ती है। और अब हम परिचय करवाते हैं आज के खास मेहमानों से, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे विशेषज्ञ मेहमान आज हैं राजीव कुमार सिंघी जी, जो पूर्वोत्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी हैं, जो प्रधान संपादक हैं ईस्टर्न पैनोरमा के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अरुणाचल के महत्व को लेकर के, और इसलिए भी मैं ये शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो मंत्री हैं उनके फोकस में जिस तरह से कि अरुणाचल प्रदेश रहा है, मैं डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी आपसे शुरुआत करता हूं कि एक समय ये रहा है कि देखिए यहाँ पर सरकारें जो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक परहेज रहा, एक हिचक रही कि अरुणाचल का दौरा करेंगे तो क्या पता कहां से कौन सी आलोचना आ जाए, तो थोड़ा सा शायद बचते थे। लेकिन अब देख लीजिए कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पूर्वोत्तर का दौरा करते हैं, अरुणाचल का दौरा करते हैं, हाल में भी वहां सेला सुरंग का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी आए हैं। इससे ये पता चलता है कि बिल्कुल अब अरुणाचल को लेकर, पूर्वोत्तर को लेकर के सोच बिल्कुल बदल गई है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है कि अरुणाचल स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली हमारे देश का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है जी। और इस बात की हमें जानकारी 1962 में हुई जब हमें चीन के साथ युद्ध में हारना पड़ा था, परंतु आज स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। बहुत कुछ धरातल के ऊपर कनेक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, एयर कनेक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट्स हुई है, आज रेलवे कनेक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट हुई है और रोड कनेक्टिविटी की भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के जो इम्प्रूवमेंट है, इससे लोगों के अंदर एक इंटीग्रेशन का जो भावना थी जी कि हम पूरे देश के साथ जुड़े, वह बढ़ी है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसकी साथ ही आज भी हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, खासकर उन गांवों में जो म्यांमार के आसपास से सटे हुए हैं, जहां आज भी मिलिट्री के साधन से ही यातायात संभव है। तो इसलिए कनेक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोगों को जानकारी बढ़ी है जी, और उसकी वजह से जो पूरे देश का जो माहौल है, उस माहौल का असर हम वहां भी देख सकते हैं। बिल्कुल। राजीव कुमार, अब भी एक ब्रेकिंग न्यूज, मैं चर्चा पर लौटूं उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आप अपने टेलीविजन चैनल पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत की याचिका जो है उसको ठुकरा दिया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। ये इस समय का ब्रेकिंग न्यूज कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। अरविंद केजरीवाल जो निचले कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ गए थे, उसको चैलेंज देने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, किस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये राहत देने से मना कर दिया है अरविंद केजरीवाल को? विकास, इसमें आप सुबह की सुनवाई को अगर देखें तो दो मांग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील कर रहे थे। पहला, वो कह रहे थे कि वो पूरे मुख्य मामले को ही चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अंतरिम इमीडिएट रिलीज वो चाहते हैं। तो उनकी दो मांगे थी। पहला, उनको अंतरिम राहत देते हुए तुरंत रिहाई की जाए, उनकी रिमांड आगे ना बढ़ाई जाए, और दूसरा मुख्य मुद्दा जो है वो इस पूरे जो उनके खिलाफ शिकायत है या जो भी आरोप है उनको चुनौती देने की बात कर रहे थे। कोर्ट में सुबह आर्ग्यूमेंट जब हुए तब ईडी ने इस बात को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई थी कि अरविंद केजरीवाल के वकील एक ही दिन में सुनवाई पूरी होना करके आदेश चाहते हैं, जबकि ईडी का ये कहना था कि हमें नई याचिका पर भी, जिसमें कि ये इंटरिम रिलीज मांग रहे हैं, इमीडिएट रिलीज मांग रहे हैं, उसके लिए भी हमें जवाब देने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को नोट किया है कि कहीं ना कहीं ईडी की दलील में उनको दम दिखा कोर्ट को कि अगर इमीडिएट रिलीज कर दिया जाता है तो जो मुख्य मांग है वो ही एक तरीके से आप कहें इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा आगे सुनवाई करने के लिए। इसीलिए कोर्ट ने ईडी को उतना वक्त तो नहीं दिया जितना वक्त ईडी पहले मांग रही थी जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन 3 अप्रैल तक ये कहा है कि ईडी जो केजरीवाल की नई याचिका है इस पर अपना जवाब दाखिल करे और उसके बाद सुनवाई की जाएगी। 3 अप्रैल के बाद रेगुलर इसकी हियरिंग होगी, कोई एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, ये साफ किया है कोर्ट। लगता है ईडी का जो सुबह बहस थी, क्योंकि ईडी की तरफ से जो वकील थे एएसजी एसवी राजू, उन्होंने एक बात यहाँ पर कोर्ट में बड़े पूरे पुरजोर तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर आज सुनवाई करेंगे ही नहीं, हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। अगर कोर्ट
बिना हमको उचित समय दिए रिप्लाई फाइल करने की अगर सीधे सुनवाई करता है तो हम मेरिट पर कोई आर्गुमेंट ईडी की तरफ से नहीं करेंगे। तो एक उन्होंने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया था कोर्ट को और ये कहा था कि ये तरीका गलत है जिस तरह से एक ही दिन में सुनवाई की मांग करती, क्योंकि कल ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील चाहते थे कि आज ही कोर्ट इस पर एक आदेश दे। तो आज आदेश तो आया, लेकिन जो वो चाह रहे थे वैसा आदेश नहीं आया। कोर्ट ने ईडी को नोटिस किया और ईडी का जो आर्गुमेंट था उसको कहीं ना कहीं माना कि उसमें कुछ उसको तथ्य दिखते हैं। ठीक है विकास, अरविंद केजरीवाल की जो राहत पाने की रणनीति है उसको अगर हम देखें तो जिस रात में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसी रात में उनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था मामला, लेकिन फिर सुबह वहां से वापस भी ले लिया, कहा नहीं अब नीचे की अदालत से होते हुए आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो राहत दिलाने की उनकी कानूनी टीम की कोशिश है वो जब सुप्रीम कोर्ट से आकर के उन्होंने निचले अदालत से शुरुआत की तो वो कोशिश भी रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि अब तक अरविंद केजरीवाल की जो लीगल बैटल रही है वो उसमें ट्रेल कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ जैसे चुनाव पे कहते हैं कि वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जिस याचिका की आप बात कर रहे हैं उसमें याचिका में जब वो याचिका दायर की गई थी तब तक ईडी ने उन्हें औपचारिक तौर पर हिरासत में नहीं लिया था, सिर्फ छापेमारी चल रही थी और उनको ये अंदेशा था कि आज रात उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। यही कारण है लालचंद कि उस याचिका में अरविंद केजरीवाल पेटिशनर इन पर्सन थे, यानी वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं अपनी बात खुद रखूंगा। उन्होंने ये उस याचिका में स्पष्ट लिखा था कि वो खुद आर्ग्यूमेंट करेंगे, पेटिशनर इन पर्सन है तो। लेकिन जैसी उनकी गिरफ्तारी हो गई वो याचिका का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ही उनको किसी तरह की ईडी की अरेस्ट से कोई प्रोटेक्शन दे दे, लेकिन वहां पर वो पीछे रह गए और ईडी ने उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया उस याचिका पर सुनवाई से पहले, और अगले दिन उसी तरह से उन्होंने अपनी उस याचिका को वापस लिया, नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। उसमें उनको कुछ बहुत राहत वहां से हासिल नहीं हुई, जैसा कि हमने बाकी आरोपियों के मामले में भी देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो लीगल स्टैंड जो है वो थोड़ा सा कमजोर रहा है ईडी की कार्रवाई की तुलना में, क्योंकि ईडी बड़ी तेजी से कार्रवाई करते हुए उनको जिस दिन 10वां समन देने पहुंची थी उसी दिन उनको अरेस्ट कर लिया। वो या तो इस भ्रम में थे कि 10वां समन मिल रहा है और इसके वायलेशन के बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसी रात 2 घंटे बाद जब उनको अरेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी पूरी तैयारी थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल व्यर्थ हो गई एक तरीके से। इस मामले में विकास, इस मामले में हम जानते हैं कि जो के कविता हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, वो भी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी तरफ से भी राहत पाने की तमाम कोशिशें की गई सुप्रीम कोर्ट तक से, लेकिन उनको भी राहत नहीं मिली। तो अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता, आपको न्यायिक लड़ाई का आगे का रास्ता क्या दिखाई पड़ रहा है कि आगे क्या कुछ होना है इस मामले में? बिल्कुल, सिर्फ ये कविता की नहीं, आप पिछले 5, 7, 10 साल या और अधिक समय में आप पीएमएलए के जो भी आरोपी होते हैं आप उनको देखें, उनको जमानत पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जमानत के प्रावधान बहुत कड़े हैं। इसीलिए चाहे इससे पहले आप मनीष सिसोदिया को देखें, संजय सिंह को देखें, सत्येंद्र जैन का सबसे पुराना मामला है अगर हम दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो ईडी की जांच को झेल रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कोई राहत कभी मेरिट पर नहीं मिली। मेडिकल ग्राउंड पे उन्हें जरूर मिली, लेकिन अगर आप पीएमएलए एक्ट के सेक्शंस को चुनौती देते हुए बेल लेने जाते हैं तो लगभग असंभव सा प्रयास होता है वो, और अरविंद केजरीवाल की स्थिति में भी वही होता हुआ हमको दिखेगा, क्योंकि दूसरी उनकी दिक्कतें ये भी आ रही हैं कि सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी, सीबीआई भी रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा चुकी है उसी राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो जब ईडी की कस्टडी खत्म होगी तो फिर सीबीआई को रिमांड मिल जाएगी, तो लंबा अभी तो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ऐसा दिखता है, खासतौर से ईडी के मामले में, क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिलना बहुत पेचीदा है। सीबीआई के मामले में हमने आरोपियों को जमानत मिलते देखा है, लेकिन पीएमएलए एक्ट में जैसे मैंने कहा कि ये जमानत के प्रावधान बहुत ही सख्त। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि बहुत ही सख्त है और आगे ये देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल, उनकी कानूनी टीम किस तरह से इस लड़ाई को लड़ती है और ईडी किस तरह से साक्ष्यों को रखती है और किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जोड़ने के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत फिलहाल के लिए नहीं मिली है। लौटते हैं आज अपने इस राजनीति के स्पेशल प्रोग्राम पर और जोड़ते हैं एक बार फिर से हमारे दोनों खास मेहमानों के साथ। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कमल झुनझुनवाला जी और राजीव कुमार सिंघी जी। मैं अब राजीव कुमार सिंघी जी का रुख करता हूं। राजीव जी, अरुणाचल प्रदेश में
हाल के दिनों में जिसका जिक्र अभी हमने किया, जिस तरह से वहां पर विकास के तमाम कार्य हुए हैं और एक जो सोच बदली है विकास के नजरिए को लेकर के, उसका आपको वहां ग्राउंड पर लोगों के बीच कितना असर नजर आता है? हाल फिलहाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेला टनल का उद्घाटन किया था। इससे तवांग जाने का जो रास्ता है बहुत कम समय में ये तय किया जा सकेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ही आधारशिला रखी थी और अभी उद्घाटन भी उन्होंने ही किया, तो कम समय में बनकर तैयार हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजग सरकार के इस शासनकाल में जो अरुणाचल का विकास हुआ है, तो मैंने लोगों को महसूस होने लगा है कि सरकार विकास कार्य कर रही है। हाँ, मुख्य मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ट्राइबल राइट्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी वाला इशू है, इन्वायरमेंटल, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के इश्यूज हैं। तो सबको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत दुर्गम इलाका होता है, वहाँ पहुंचना इतना आसान नहीं है। अब तवांग जाने के लिए लोगों को दो दिन का इंतजार करना पड़ता था। एक दिन बोमडिला जाकर रुकते थे, दूसरे दिन अब तो एक सुबह जो दिन निकले गुवाहाटी से तो उसी दिन पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी से लोगों का बहुत फायदा हुआ है और निश्चित रूप से इसे जी मैं आपके पास लौटूंगा और आपके पास भी डॉक्टर कमल झुंझुनवाला जी, लेकिन पहले जरा कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। लोकसभा में देख लेते हैं कि क्या कुछ अरुणाचल का इक्वेशन है। 2 लोकसभा सीटें आती हैं अरुणाचल प्रदेश में, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। ये दोनों की दोनों सामान्य सीटें हैं, आरक्षित सीटें कोई भी नहीं है, दोनों की दोनों सामान्य सीटें हैं। अब जरा 2019 का नतीजा देख लीजिए। दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, ये हम आपको बता चुके हैं। वहां पर कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, एनपीपी भी नहीं और जेडीयू भी लोकसभा सीट तो कम से कम नहीं जीत पाई थी। ये सब पार्टियां सारी की सारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। वोट शेयर भी देख लीजिए, बम्पर भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 59% दिख रहा है, कांग्रेस का लगभग 21%, जेडीयू का लगभग 5% और अन्य का 4.20%। तो यहां बहुत बड़ा गैप आप एक तरह से देख रहे हैं कि करीब करीब 3 गुना के आसपास अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में। तो बीजेपी को बम्पर वोट मिला था। राज्य में क्षेत्र और सीट देख लीजिए, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व के तौर पर इसे प्राय विभाजित किया जाता है। एक एक सीट दोनों जगहों पर, दोनों इलाकों में है। और ये विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। इस बीच पहले जोड़ते हैं अपने दोनों मेहमानों से, डॉक्टर कमल झुंझुनवाला और राजीव कुमार सिंह जी। डॉक्टर कमल झुंझुनवाला, अरुणाचल प्रदेश उन पूर्वोत्तर राज्यों में से है जिन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि अपनी एक का जो लेगेसी चली आ रही है उसको बचा करके रखा है। अगर आप कई पूर्वोत्तर राज्यों से इसकी तुलना करें तो वहां निश्चित रूप से कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है अरुणाचल में। लोकसभा और विधानसभा के नतीजे तो यही बताते हैं। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। हाँ। आज के दिन में स्थिति ये है कि 2019 में एनपीपी ने अलग से इलेक्शन लड़ा था। इस बार लोकसभा के अंदर एनपीपी, जो कि पीए संगमा के बेटे कोनार्ड संगमा, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी पार्टी है, वो नेशनल प्रेसिडेंट है इसके जी, तो वह इनको सपोर्ट कर रही है। तो इस बार मुख्य रूप से एनपीपी एक अपोजिशन पार्टी के मतलब असेंबली इलेक्शन में तो अपोजिशन में आएगी और यहाँ वह लोकसभा में वह इसको सपोर्ट करेगी। तो ये दोनों जो हमारे नेता हैं, किरण रिजिजू जी और तापिर गारो जी, ये दोनों के दोनों निश्चित रूप से विजयी होंगे। मैं कह सकता हूँ, जो कहते हैं ना केकवाक बोलते हैं, लगता है कि फिलहाल उनके सामने वैसी कोई चुनौती है नहीं। हाँ, ठीक है। राजीव कुमार सिंह जी, ऐसी संभावना है जी। राजीव कुमार सिंह जी, मैं लौटता हूँ आपके पास डॉक्टर कमल झुंझुनवाला। राजीव कुमार सिंह जी, अरुणाचल प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को पकड़ को देखा जाए तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई राज्यों में कमल को खिलाया है, फैलाया है काफी ज्यादा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश उन राज्यों में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हेमंत बिस्वा शर्मा के बीजेपी में आने से पहले से है। तो क्या एक स्ट्रांग होल्ड बहुत पहले से कम 2-3 दशक से रहा है भारतीय जनता पार्टी का वहां पर? ये साफ है कि
माने अरुणाचल में आयराम गैराम की रही है, जो सत्ता में रहता है केंद्र में उसमें वो लोग तब्दील हो जाते हैं। जो भी अभी यदि कल को यदि अपोजिशन कांग्रेस का कोई की सरकार बने तो जितने भी जीत कर आएंगे वो तुरंत रातों रात उसी सत्ता वाली पार्टी में चले जाएंगे। और ये आपको याद होगा गेगांग अपांग एक बार पूरी कैबिनेट लेकर बिल्कुल याद है, पाला बदल चुके थे। तो यहाँ अब उस दौरान उसके बाद से यहाँ जो बीजेपी का चला आ रहा है मन ऑपोजिशन न के बराबर है। इसमें मैंने कोई ये नहीं है, जो भी जीतता है कांग्रेस का वो अभी आप असेंबली की चर्चा जब करेंगे तो मैं बोलूंगा। कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार जीत के आए हैं, 4 जीते थे असेंबली में पिछले बार, उन्होंने 3 कांग्रेस में शामिल हो गए। सिर्फ प्रदेश कांग्रेस। ठीक है, आप असेंबली की बात कर रहे हैं, ठीक, असेंबली की बात करें तो मैं असेंबली का डेटा दिखा देता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। असेंबली का डेटा दिखा देते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश में हम जानते हैं कि 60 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से सामान्य देखिए सिर्फ 1 सीट है और 59 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो मोटे तौर पर ये राज्य जो है वो जनजातीय राज्य है और अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन 1 ही सीट सामान्य है। क्षेत्रवार नतीजे देख लीजिए तो ये 2019 का नतीजा, ये वोट शेयर जो है ये 2019 में जो विधानसभा का वोट शेयर था, ये विधानसभा का वोट शेयर हम अलग दिखा रहे हैं। देखिए 51.31 भारतीय जनता पार्टी, 17.01 कांग्रेस, 14.71 एनपीपी और जेडीयू जो हैं वो भी हैं। और ये सीटों की संख्या 41, 7, 5, 4 और 3 ये नतीजे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत, 60 सदस्यीय विधानसभा सीट है। तो लौटते हैं अपने दोनों मेहमानों के पास। डॉक्टर कमल झुंझुनवाला, विधानसभा में हम देख रहे हैं किस तरह से, और अरुणाचल उन राज्यों में शामिल है जहां एक साथ चुनाव होने हैं। तो जो बात आपने कही कि दोनों कैंडिडेट को कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है लोकसभा में, विधानसभा में भी बीजेपी को सरकार बनाने को लेकर कोई चुनौती दिख रही है क्या? नहीं, विधानसभा में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। पर मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की संख्या थोड़ी बढ़ाएगी। अच्छा। और एनपीपी जो है वह एक अपोजिशन के रूप में पहले से अच्छा प्रदर्शन करके, हो सकता है 1-2 सीट ज्यादा ही हो, वह आएगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वह लगभग उसका जो बेस है, ऑर्गेनाइजेशनल बेस है जी, वह लगभग समाप्त की ओर है। वहां पर अरुणाचल में बहुत ही कम है। और बीजेपी ने काफी वर्षों में उनकी एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत है जी, भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, उन्होंने ग्राउंड लेवल में बहुत काम किया है। तो इसलिए जो मेरे मित्र कह रहे थे आयाराम गयाराम जो एक हकीकत थी अरुणाचल प्रदेश में, आपको लगता है उसमें थोड़ा स्थायित्व आ गया है ना? अब तो आया है, स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, और भविष्य में मुझे लगता है ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगी। जी ठीक है, ठीक है। राजीव कुमार सिंह जी, अरुणाचल विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है साथ में, इस बार कैसा कॉम्बिनेशन है वहां पार्टियों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, एनपीपी लोकसभा में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो असेंबली में वो 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है जी। अभी जो बीते जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एनपीपी गठबंधन में शामिल है उसके, और अभी फिर चुनाव जो कुछ भी एनपीपी के रह गए थे बाहर, वो लोग भी उसमें बीजेपी में शामिल हो गए हैं, एनपीपी के 3 विधायक। तो अल्टीमेटली जो देखा जाए वहां विपक्ष बोलकर कुछ चीज रहेगी ही नहीं। समझिए, एनपीपी को 3 या 4, 10 कोई भी सीटें मिले तो अल्टीमेटली बीजेपी के पास ज्यादा सीटें होंगी, उसमें छोटी पार्टियां मार्च हो जाएगी। विपक्ष के पास कोई 1-2 सीट कोई रह जाए। अभी भी अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप जेडीयू की संभावना पर भी थोड़ा बता दीजिए कि इस बार उनकी क्या संभावना है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर है वहां पर। हाँ, तो वो कुछ भी हो जाए, प्लेयर वो ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे प्लेयर हैं सब। मेनली बीजेपी है, बीजेपी के पास ज्यादा संख्या होगी। छोटे छोटे जो पार्टी है उनके गठबंधन के अलग से लड़ रहे हैं। वैसे तो वो एनडीए के पार्ट हैं ऐसे देखें तो, किंतु वो अलग अलग लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली वो सभी जाकर सत्तारूढ़ जो सरकार बनेगी उसमें शामिल होंगे। एनपीपी कर दीजिए, जेडीयू कर दीजिए,
ठीक है। हो सकता है कांग्रेस के कोई भी एक दो जीते तो वो भी अल्टीमेटली बीजेपी में शामिल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां अभी जो स्थिति है पिछले विधानसभा चुनाव के जो ये था उसमें 56 बन गए थे वो टोटल मिलाकर, बाहर खाली नवान तुर्की और 2 निर्दलीय उम्मीदवार बच गए थे। तो अरुणाचल में कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ सीटें 2-3 इधर उधर हो जाए, किंतु बीजेपी स्ट्रॉन्ग पार्टी रहेगी, आपको लगता है जो जेडीयू और एनपीपी और जो है वो सब शामिल हो जाएंगे, एक बड़ा सत्तारूढ़ गठबंधन बनेगा, उसमें 2-3 इधर उधर। कहने का मतलब ये लग रहा है कि चाहे दोनों लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा हो, आपको लगता है कि एनडीए का काफी अपर हैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, डॉक्टर कमल झुंझुनवाला और राजीव कुमार सिंघी जी। तो आज हमारी चर्चा अरुणाचल पर थी, कल फिर किसी एक विशेष राज्य के चुनावी समीकरण पर चर्चा करेंगे। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।